नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभ्युदय एकेडमी क्लासेस में। बेटा हम लोग बात कर रहे थे पीरियोडिक टेबल के तथ्यों की आवर्तीता एवं उनके गुणों के वर्गीकरण की, जिसमें मैंने ऑलरेडी आप सभी को 4 लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखा है, तथ्यों को याद करने के ट्रिक्स को सीखा है। इसी में हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे गुणों का वर्गीकरण। गुणों के वर्गीकरण को हम लोग स्टार्ट कर लिए थे पिछले लेक्चर में ही। आज वहीं से हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा कि आप लोग अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठें, ताकि आप लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करते जाएं। और हाँ, लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहें, क्योंकि ये लेक्चर जो होने वाला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। और जोश जैसा शुरुआत में हाई रहेगा, वैसा ही लास्ट मोमेंट में भी हाई रहेगा। और हर एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे वो मैं शुरुआत में पढ़ाऊँ या फिर किसी कॉन्सेप्ट को लास्ट में पढ़ाऊँ। तो लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, आज हम लोग बात करेंगे परमाणु की त्रिज्या की। किसकी बात करेंगे? परमाणु की त्रिज्या की हम लोग बात करेंगे। ठीक है बेटा? हाँ सर, ठीक है। परमाणु की त्रिज्या यानी कि एटॉमिक रेडियस की हम लोग बात करेंगे। एटॉमिक रेडियस, ठीक है बेटा? हाँ, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम परमाणु की त्रिज्या की बात करते हैं, और आपको पता भी है कि जो परमाणु है ना, कई सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, माने कि कई सारे रूप में रहता है। ठीक, जैसे आयन के रूप में, बंध बना के, सहसंयोजक बंध बना के, धात्विक बंध बना के, आयनिक बंध बना के, तो इन सारी चीजों में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? मतलब इन्हीं सारे रूपों में रहता है ना परमाणु। हाँ, तो जब इन्हीं सारे रूपों में रहता है तो हम बात करेंगे इनके अलग अलग परमाणु त्रिज्या की। अलग अलग रूपों में रह रहे हैं तो अलग अलग रूपों में इनके अलग अलग परमाणु की त्रिज्या की हम लोग बात करेंगे। ठीक है बेटा? चलिए ध्यान दीजिएगा, परमाणु की त्रिज्या की हम लोग बात ही कर रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे हम लोग बात करेंगे। इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं रेड नंबर। ठीक है, आइए जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें हम पहला लिखेंगे। पहला हम लोग बात करेंगे सहसंयोजक त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या? सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है बेटा, किसकी बात करेंगे हम लोग? सहसंयोजक त्रिज्या की। और सहसंयोजक त्रिज्या को इंग्लिश में कहते हैं क्वालेंट रेडियस। क्या कहते हैं बेटा? क्वालेंट रेडियस। मैं बहुत बड़ा बड़ा लिखता हूं, ठीक है? हाँ, क्योंकि मेरी मर्जी है कि नहीं। हाँ, चलिए आ जाइए जरा। जब भी हम सहसंयोजक त्रिज्या की बात करते हैं बेटा, तो मेरी बात गौर से सुनिएगा। जैसे जो गैसें होती हैं, ठीक है, जो गैसें होती हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोक्लोरिक गैस, ठीक, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस, आयोडीन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस, ये जो गैसें होती है ना, इसके 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध बना के जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े रहते हैं? आपस में सहसंयोजक बंध बना के जुड़े रहते हैं। जैसे आपने बात करनी है हाइड्रोजन की। किसकी बात करनी है? हाइड्रोजन की बात करनी है। जो H2 होता है, H2 गैस, यानी कि इसके 2 हाइड्रोजन के परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध बना के ऐसे जुड़े रहते हैं। जुड़े रहते हैं कि नहीं जुड़े रहते? हाँ सर, जुड़े रहते हैं। ठीक है ना? तो इनके अगर हम त्रिज्या को मेजर करेंगे, अगर इनकी हम त्रिज्या को पता लगाएंगे, तो क्या कहेंगे भाई इसकी त्रिज्या को? इसकी त्रिज्या को हम लोग कहेंगे सहसंयोजक त्रिज्या। क्यों? क्योंकि आपस में सहसंयोजक बंध बने। और सहसंयोजक बंध अक्सर क्या कौन बनाता है भाई साहब? गैसें बनाती है। कौन बनाती हैं? गैसें बनाती हैं। ठीक है, आपको पता है कि नहीं पता है? हाँ सर पता है। अभी बात कर लो, जैसे HCl है, आपने H का परमाणु लिया है, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु लिया, आपने क्लोरीन का परमाणु लिया, आपने क्लोरीन का परमाणु, अरे टच कर जा, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, या फिर ओवरलैपिंग भी हो सकती है इन दोनों की।
ठीक है ना, इन दोनों का ओवरलैपिंग भी हो सकता है। ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है, ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से हल्का अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं। माने कि जैसे 2 परमाणु है ना, ये देखो जैसे इसका ओवरलैपिंग हुआ, ये वाला अंदर इसका थोड़ा सा चला गया है कि नहीं चला गया है, चला गया ना, तो मतलब सहसंयोजक में आपस में टच करके ऐसे बना सकते हो, इसका ओवरलैपिंग भी करा सकते हो। माने कि सहसंयोजक में बंध जुड़ा होता है, ठीक है, माने कि ये दूर दूर नहीं होते, पास पास में ही होते, ओवरलैपिंग होता है, बस इतना आप लोग समझो। अभी जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन भी गैस है ना, हाइड्रोजन गैस, तो भाई ये सहसंयोजक बंध बनाई है। अब यहाँ पे देखिए, इसके केंद्र से और इसके केंद्र को मिलाओ, इसके केंद्र से इस वाले परमाणु के और इस वाले परमाणु के केंद्र को मिलाओ, और इसके बीच की जो दूरी होगी, मतलब इसके बीच से आप आधा कर दो, इसके बीच से आप क्या कर दो, आधा कर दो, और इतना जो दूरी होगा ना, इतना जो दूरी होगा उसी को क्या कहते हैं, सहसंयोजक त्रिज्या। क्या कहते हैं, सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं, कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। ठीक है बेटा, इसी को क्या कहेंगे, कोवेलेंट रेडियस कहेंगे, सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। माने कि आपने सहसंयोजक बंध बनाने वाले गैसों को लिया, हाँ भाई लिया, ठीक है, अब उनके केंद्र से केंद्र की बीच की दूरी लो, हाँ ठीक है लिया हमने, उसका आधा कर दो, क्या कर दो, आधा कर दो, तो क्या हो जाता है, सहसंयोजक त्रिज्या हो जाती है। ठीक है बेटा, हाँ ठीक है, मैंने आपको सहसंयोजक त्रिज्या समझा दिया। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं वान डेर वाल त्रिज्या की। किसकी बात करते हैं, वान डेर वाल त्रिज्या की बात करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, अब हम लोग बात करेंगे वान डेर वाल त्रिज्या की। किसकी बात करेंगे बेटा, ए टच, सेकेंड नंबर वान डेर वाल त्रिज्या। ठीक है बेटा, चलिए इसको समझते हैं, समझ लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। पहले हम त्रिज्या को समझ लेते हैं, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट उसी पे मूव करना चाहते हो कि हम इधर बाएं से दाएं जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो उनकी त्रिज्या घटेगी या बढ़ेगी, ऊपर से नीचे की ओर किसी समूह में जाते हैं तो परमाणु की त्रिज्या घटेगी या बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें हमको अब बाद में करना है, पहले उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए उन सारी चीजों को तो सीखना पड़ेगा। क्यों, ऐसे तो नहीं बोल दोगे कि बाएं से दाएं जा रहे हैं, इसका परमाणु की त्रिज्या घट रही है या बढ़ रही है, क्यों, बिना जानकारी के आप कैसे तुक्का लगा सकते है कि नहीं। तो उनके लिए हमें छोटी छोटी चीजों को लेकर चलना होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है और मेक श्योर आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है, चलिए आइए जरा वान डेर वाल्स त्रिज्या की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, वान डेर वाल्स त्रिज्या की बात कर रहे हैं। ये जो वान डेर वाल्स त्रिज्या होती है ना, इसको सामान्यतः अक्रिय गैसें बनाती हैं। कौन सी गैसें बनाती हैं, अक्रिय गैसें, मतलब कि आपने दो ऐसी गैसों को लेना है जो आपस में रिएक्शन ना करें। ठीक है, आपने दो ऐसी गैसों को लेना है जो आपस में रिएक्शन ना करें, उनको क्या कहते हैं, वान डेर वाल्स त्रिज्या। सामान्यतः अक्रिय गैसों में देखा जाता है, किसमें देखा जाता है, अक्रिय गैसों में देखा जाता है। ठीक है, आ जाइए जरा, जैसे आपने हीलियम ले लिया, ठीक है, हीलियम का एक परमाणु, ये हीलियम का दूसरा परमाणु, ये अक्रिय गैस है कि नहीं है ना। अब क्या है कि इसके बीच की दूरी, अब भाई ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, क्या है, स्वतंत्र हैं, बंध तो नहीं बनाए हैं। क्यों, क्योंकि भाई ये रिएक्शन करेंगे ना तो काहे बंध बनाएंगे, दूर दूर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, रहेंगे ना। अब इसके केंद्र से और इसके केंद्र के बीच की जो दूरी होगी उसका यहां पर भी कर देना आधा, क्या कर देना, आधा, तो हो जाएगा ये वान डेर वाल्स रेडियस। क्या हो जाएगा, वान डेर वाल्स रेडियस। ठीक है बेटा, यानी कि वान डेर वाल त्रिज्या हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अच्छा, ये तो अक्रिय गैस का मैंने एक एग्जांपल बताया है। अब यहाँ पे किसी एक अभिक्रियाशील गैस को लेते हैं, पर वो अभिक्रिया किसी अन्य से करेगी और आपस में नहीं करेगी, मतलब किसी दूसरे से करेगी पर आपस में नहीं करेगी। जैसे आपने हाइड्रोजन गैस को लिया, हाइड्रोजन H2 में लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है ना, हाइड्रोजन को H2 में लिखा जाता है। अब यहाँ पे एक गैस है,
लेकिन ये अणु है कि परमाणु? एक बात बताइए आप लोग, हाइड्रोजन गैस जो है H2 अणु के फॉर्म में होता है या परमाणु के फॉर्म में होता है? इसको हम अणु कहेंगे। क्या कहेंगे? अणु कहेंगे। ठीक है कि नहीं ठीक है? आपने एक दूसरा हाइड्रोजन का अणु ले लिया, आप कहोगे सर आप बहुत अजीब सी बात कर दे रहे हो। भाई परमाणु जो होते हैं स्वतंत्र हैं, अणु जो है दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है ना, भले भी गैसीय अवस्था में क्यों ना हो। अब एक बात बताइए, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन गैस जो है दोनों, हाइड्रोजन गैस जो है दोनों, ये अणु क्या एक दूसरे से रिएक्शन कर सकते? ये वाला अणु और ये वाला अणु आपस में इन दोनों का रिएक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है भाई साहब। क्यों? क्योंकि ये आपस में जितना भी इसको इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी थी पहले से ही कर चुके हैं दो हाइड्रोजन, यहाँ पे पहले से कर चुके हैं दो हाइड्रोजन, तो रिएक्शन नहीं करेंगे ना। यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या है? अक्रिय हैं। क्या है भाई साहब? अक्रिय हैं। बोलो फटाफट, अक्रिय है कि नहीं है? अब जब इनके बीच की दूरी लोगे, मतलब इनके केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी का आधा लोगे, तो उसका क्या हो जाएगा भाई साहब? वान डर वाल रेडियस। क्या हो जाएगा? वान डर वाल रेडियस। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, ये अक्रिय गैस है, ये क्रियाशील तो होती है लेकिन आपस में नहीं करेगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये आपस में नहीं करेगी, तो यहाँ पे ये क्या हो जा रहा है? अक्रिय हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? हाँ भाई साहब हो जा रहा है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा अच्छे से। आगे बात करते हैं। मैंने वान डर वाल रेडियस भी बता दिया है, ठीक है। इसके बाद हम बता देते हैं आपको, क्या बता देते हैं, क्या बता देते हैं, इसके बाद आपको बताएंगे धात्विक त्रिज्या। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद कर देता हूँ इसको क्लीन। अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे क्या? अरे ले लिए होगे, मैं वैसे भी आकर पीछे जाके ले लूँ, मतलब वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाके 2-4 सेकंड स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? भाई साहब इतने होशियार हो आप लोग, बहुत चालाक, बहुत ही चालाक, होशियार बंदे हो। आ जाइए जरा, नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे। तीसरा नंबर हम लोग बात करेंगे धात्विक त्रिज्या की। किसकी बात करेंगे भाई साहब? हम लोग बात करेंगे धात्विक त्रिज्या की। एक मिनट, यानी कि जिसको आप लोग क्या कहते हो? मेटालिक रेडियस। क्या कहते हो? मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस, हम लोग मेटालिक रेडियस की बात करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम जब मेटालिक रेडियस की बात करते हैं तो यहाँ पे किसके लिए हम देखेंगे? सामान्यतः धातुओं के लिए देखेंगे। मतलब धात्विक त्रिज्या आप मेजर करने जा रहे हो, धात्विक त्रिज्या जानने जा रहे हो, तो किसके लिए देखोगे धात्विक त्रिज्या? धातु में ही तो देखोगे, गैस में देखोगे क्या? क्यों नहीं ना, किस में देखोगे? धातुओं में देखोगे। मान लीजिए आपको कोई एक मेटल दिया गया है। क्या दिया गया है भाई साहब? मेटल दिया गया है, और आपको पता है कि जो धातुएं होती हैं ना, जो धातुएं होती हैं वो धन विद्युतीय होती है। क्या होती हैं? धन विद्युतीय होती है। मान लो ये वाला धातु का परमाणु और ये दोनों धातु का परमाणु क्या है? धन विद्युतीय है। क्या है भाई साहब? धन विद्युतीय है। अभी मान के चलिए, अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसके परमाणु के और इसके परमाणु के केंद्र के बीच की दूरी मेजर करें, इसके परमाणु के और इसके परमाणु के केंद्र के बीच की दूरी मेजर करें, और यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि इसको दूर दूर क्यों रखें? ये वाला परमाणु और ये वाला परमाणु आपस में चिपका भी तो हो सकता है कि नहीं? है ना। यहाँ पे दूर दूर रखने का रीजन ये है कि मान लो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये नॉन रिएक्टिव है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यानी कि ये धन चार्ज इस पे भी है, ये धन चार्ज इस पे भी है, यानी कि ये दूसरे आपस में एक दूसरे से आपस में बंध थोड़े ना बना सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है, वैसे हमें ये धन से नहीं दिखाना चाहिए, बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि धातुएं क्या होती हैं? धन विद्युतीय होती हैं। आपको पता भी है कि नहीं पता? ये मेटल का है, ये मेटल का है, ठीक, मतलब ये परमाणु है धातु का, ये भी परमाणु है धातु का। अब इनके बीच की जो दूरी होगी, इनके केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी जो होगी, उसको हम क्या कहते हैं? धात्विक त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? धात्विक त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ रहा होगा अच्छे से? हाँ देखो फिर से समझ लो एक बार। ये कोई हमने धातु ले ली, ठीक है। अब जब हमने धातु ले लिया तो वो भी तो परमाणुओं से मिलकर बना होगा, क्यों बना होगा ना। उसका एक परमाणु और दूसरा परमाणु, उन दो परमाणुओं के बीच की केंद्र की मतलब केंद्र के बीच की जो दूरी होगी, ठीक है,
उन दो परमाणुओं के केंद्र से लेकर केंद्र तक के बीच की जो दूरी होगी उसको क्या कहते हैं, धात्विक त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब, धात्विक त्रिज्या कहते हैं। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है, इसको भी सेव कर देता हूं। ठीक, क्लीन कर दो इसको, अरे बहुत छोटी बात है। आइए अब हम लोग बात करेंगे आयनिक त्रिज्या की। किसकी बात करेंगे बेटा, आयनिक त्रिज्या की। यानी कि जिसको आप लोग क्या कहते हो, आयनिक रेडियस कहते हो। ठीक है बेटा के सर। आइए आयनिक त्रिज्या की अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको कोई परमाणु दिया जाए, आपको सोडियम परमाणु दिया गया है, हाँ भाई साहब सोडियम परमाणु दिया गया है, ठीक है। अब ये सोडियम परमाणु में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो सोडियम पे प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये सोडियम परमाणु क्या हो गया, आयन हो गया कि नहीं हो गया, हाँ भाई साहब आयन हो गया है। अब इसकी जो त्रिज्या थी, मान लो इसकी त्रिज्या कुछ थी, इसकी कुछ त्रिज्या थी यक्स, ठीक है, यक्स त्रिज्या थी, ठीक। अब यहां पे अगर हम बात करें, इसने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, ठीक है। अब भाई जब इलेक्ट्रॉन घटा रहे हो किसी में से, तो भाई कोष की संख्या भी घटेगी। यहाँ पे कोष की संख्या घटने का रीजन ये है, यहाँ पे कोष की संख्या घटने का रीजन ये है कि अब उस इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए कोष भी तो नहीं, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। अगर इस कॉन्सेप्ट से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है जिसको मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, पर नाभिकीय आवेश। क्या पढ़ाया था, नाभिकीय आवेश पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया था ना नाभिकीय आवेश, जिसको जेड स्टार से रिप्रेजेंट करते थे। थोड़ा सा समझ लीजिए, जेड स्टार से रिप्रेजेंट करते थे या फिर किससे रिप्रेजेंट करते थे आप सब भाई साहब, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्ट ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ऐसे मैंने लिखाया था आपको, जेड स्टार से नहीं लिखाया था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जेड एफ, ठीक है, ये बराबर किसके होता है, मैंने बताया था परमाणु की त्रिज्या, यानी कि जेड किसके, परमाणु की त्रिज्या माइनस सिग्मा। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ाया है और समझाया भी है। अगर किसी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि ये वाला जेड इफेक्टिव किसी का ज्यादा होगा, किसी का अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा आएगा तो उसका साइज कम होगा। क्या होगा, उसका साइज यानी कि त्रिज्या क्या होगी भाई साहब, कम होगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। और ये किसके लिए होता है भाई, अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो परमाणु क्रमांक है, मान लो आपको कुछ ऐसे परमाणु दिए जाएं, अभी इसको बता देते हैं, तब आयन के बारे में समझा देते हैं, तब इसको बताते हैं, तब मजा आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। इसको मैंने आप लोगों को समझाया है अच्छे से, ठीक, इसको समझ लेते हैं तब इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। हाँ रुक जाओ, इस पर मैं एक एग्जाम्पल करा देता हूँ अभी, ठीक है। हाँ आइए बेटा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे देखो, इससे एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, तो जब इलेक्ट्रॉन कम होता है, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, यानी कि किसी पे धन का आवेश आता है, धनावेश आता है, तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि यहाँ पे यक्स जो है बड़ा है वाई से, किससे बड़ा है, यक्स जो है बड़ा किससे, वाई से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जब किसी पे धन का चार्ज आता है, किसी पे धन का चार्ज आता है तो उसके परमाणु की त्रिज्या की अपेक्षा धनावेश की त्रिज्या कम हो जाती है। परमाणु की त्रिज्या की अपेक्षा धनावेश की त्रिज्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इतना आप लोग पहले सुनो, तो इसका मैं आपको रीजन बता रहा हूं, जो अभी मैंने फार्मूला लिखा ना जेड इफेक्टिव वाला, उसी से मैं समझाऊंगा, पहले इसको आप लोग समझ लो एक बार, ठीक है ना, वैसे सीख लो। आगे अगर हम बात करें, जैसे आपको क्लोरीन परमाणु दिया गया है, ठीक है, इसकी त्रिज्या यक्स मान लो, ठीक है। अब ये इसमें मैंने क्या कर दिया,
एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्लोरीन पे ऋणावेश आ जाएगा। अब इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी कि घटी, बताइए जरा। जब ऋणावेश आता है तो इसका मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ पे क्लोरीन परमाणु की अपेक्षा क्लोरीन आयन की त्रिज्या ज्यादा होगी, यानी कि अगर हम बात करें धनावेश की तो परमाणु की अपेक्षा धनावेश की त्रिज्या कम हो जाती है। ऋणावेश की बात करें तो परमाणु की त्रिज्या की अपेक्षा ऋणावेश की त्रिज्या बढ़ जाती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जब धनावेश आएगा तो त्रिज्या घट जाएगी, ऋणावेश आएगा त्रिज्या बढ़ जाएगी। ये चीज आप लोग याद रखो, ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है, आगे बढ़े। चलिए इसको हम कर देते हैं क्लीन सेव करके, तब यहीं पे आपको समझा देते हैं कि इसका रीजन क्या है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इतना मैंने आयनिक त्रिज्या के बारे में बताया है, आप लोगों को समझाया है। फिर इसके बाद अब जो इसका कॉज क्या है, यानी कि इसका रीजन क्या है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको मिटा देते हैं। आइए बेटा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो जेड इफेक्टिव होता है या जिसको जेड स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर होता है परमाणु क्रमांक माइनस सिग्मा के। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। मैंने आपको इसको भी समझाया था, सिग्मा क्या होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है ना, जिसको प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं, उसका स्थिरांक है, या उसको जिसके रिप्रेजेंट करते हो सिग्मा होता है। और जेड क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, परमाणु क्रमांक होता है जेड। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना बेटा, जो जेड इफेक्टिव होता है इसको आपने समझा था कि नहीं समझा था? जेड इफेक्टिव यानी कि प्रभावी न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश को आपने समझा था कि नहीं समझा था? जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है इसको आपने समझा था कि नहीं समझा था? कौन कौन है इसे जो समझे थे इस चीज को, बताइए जरा। नहीं समझे थे? ध्यान दो, आपने कोई परमाणु लिया है, ठीक है, आपने कोई परमाणु लिया, इसका नाभिक होगा, हाँ भाई साहब नाभिक होगा, नाभिक में प्रोटॉन होंगे, हाँ भाई साहब प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन कैसे होते हैं, धनावेशित होते हैं, आपको पता है। और जो कक्षक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने पता है। ठीक है, और जो नाभिक में प्रोटॉन है धनावेशित है, कक्षक में इलेक्ट्रॉन है ऋणावेशित है। नाभिक में तो प्रोटॉन टाइटली बाउंड है, कस के बंधे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो कक्षक में है वो इधर से उधर खिसक भी सकते हैं। क्यों खिसक सकते हैं कि नहीं खिसक सकते हैं? तो नाभिक का प्रोटॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा जोर, यानी कि आकर्षण का बल। अब आकर्षण का बल जब लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और जब खींचेगा तो क्या होगा भाई साहब, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसके समीप आएगा, कक्षक सिकुड़ेगा। कक्षक सिकुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या घटेगी कि बढ़ेगी, त्रिज्या घटेगी। यानी कि जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है उसकी त्रिज्या कम होती है, उसकी त्रिज्या क्या होती है भाई साहब, कम होती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया ना ये समझ में? अब यहाँ पे धनावेश से क्या लेना देना था कि किसी पे धनावेश का चार्ज आ जाएगा, त्रिज्या घट जाएगी। आइए समझते हैं। जैसे आपको सोडियम दिया गया था, ठीक है ना, सोडियम दिया गया था। अब यहाँ पे अच्छा मान लो ये सोडियम का परमाणु, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उसका केंद्रक है कि नहीं? हाँ है। उस पे प्रोटॉन है कि नहीं, यानी कि धनावेशित प्रोटॉन है कि नहीं? है ना, है ना, है ना। अब क्या है भाई साहब, उसके कक्षक में इलेक्ट्रॉन है। एक बात बताइए आप लोग, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर नाभिक में मान लो कि इसके नाभिक में सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है तो 11 प्रोटॉन है, ठीक है, 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो 11 प्रोटॉन मिलके 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, ठीक है, इतना आपने नोट किया। ठीक, 11 प्रोटॉन मिलके 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। अब यहीं पे बात है कि 11 प्रोटॉन तो हैं, पर एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, तो बचा कितना, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। यहां पे है 11 इलेक्ट्रॉन। एक बात बताइए आप लोग,
एक बात बताइए कि ये 11 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन आसानी से खींच पाएंगे या फिर 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच पाएंगे? समझाइए, बताइए जरा। 11 प्रोटॉन मिलके 11 इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच सकते हैं या फिर 11 प्रोटॉन हैं, इसमें भी आयन हो गया तब भी इसमें प्रोटॉन की संख्या घटेगी बढ़ेगी नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, एक कम हो गई। अब क्या होगा कि जो 11 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींचेंगे। और भाई जब इसकी अपेक्षा इसमें प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच पा रहे हैं तो सिकुड़ेगा आसानी से, कक्षक समीप आएंगे कि नहीं आएंगे? यानी कि इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा। जो नाभिक का आवेश है चार्ज, जो नाभिक का आवेश है इसकी अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा ज्यादा है कि नहीं है भाई साहब? यहाँ पे देखो जब चार्ज आ गया धनावेश का तो 11 प्रोटॉन है, नाभिकीय आवेश ज्यादा है इसके इलेक्ट्रॉन के आवेश की अपेक्षा, है कि नहीं? यानी कि जब नाभिकीय आवेश किसी का बढ़ता है, जब किसी का नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो उसकी त्रिज्या घट जाती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यानी कि अगर हम यहीं पे बात करना चाहें, अभी तो समझ में आया होगा, कंफर्म आया कि नहीं आया? कमेंट में जाके लिख देना कि सर आया बहुत अच्छे से, ठीक है ना? हाँ, मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ तो आपको लिखना भी पड़ेगा, नहीं तो सोचो कैसे मुंह उठा के चले जाओ। अब यहीं पे हम बता देते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि जिसका जेड इफेक्टिव अगर हम बात करें किसके प्रोपोर्शनल होता है, जेड इफेक्टिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस के। रेडियस, हाँ एक मिनट, रेडियस ठीक है। यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, हाँ अभी सही तो बता रहा हूं मैं, जिसका जेड इफेक्टिव यानी कि नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा उसकी त्रिज्या क्या होगी? कम होगी। सही है, ठीक है ना? ये आप लोग नोट डाउन कीजिए तो आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है? इतना आप लोग नोट डाउन करिए तो आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है बेटा, ठीक है सर, सेव किया। अब इसको कर देता हूं क्लीन हो जा, हो गया। आइए आगे बात करते हैं बेटा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ठीक, अभी ट्रेंड नहीं कर रहे हैं कि भाई बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे समूह में जाएंगे तो क्या होगा, ये सब अभी बात बाद में करेंगे। पहले अभी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको निपटा देते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं कि परमाणु की त्रिज्या पे प्रभाव किसका किसका पड़ेगा, परमाणु की त्रिज्या पे प्रभाव किसका किसका पड़ेगा। यानी हमें लिखना है हेडिंग लगा के, परमाणु की त्रिज्या पर कारकों का प्रभाव, परमाणु की त्रिज्या पर कारकों का प्रभाव, ठीक है? इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? ठीक, इसका इंग्लिश हो जाएगा इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर ऑन एटॉमिक रेडियस, इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर्स ऑन एटॉमिक रेडियस। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। आइए समझते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझाने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से आप लोग धैर्य के साथ बैठिएगा। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मिस मत करिएगा, नहीं तो मिस करोगे तो ठिस हो जाओगे। आइए समझते हैं, पहला कारक हम समझते हैं, फर्स्ट कारक। फर्स्ट कारक ये है बंधों की संख्या, किन्हीं दो परमाणुओं के बीच में बंधों की संख्या, ठीक है? बंधों की संख्या। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम बात कर देते हैं मल्टीप्लाइसिटी ऑफ बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि बंधों की संख्या की अगर बहुलकता बढ़ेगी, बंधों की संख्या की अगर बहुलकता बढ़ेगी, ठीक है, तो उसका एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा भाई साहब, कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं, हिंदी में लिखते हैं, नहीं तो कहोगे सर आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश छांट रहे हो। पहले इंग्लिश से लिख देते हैं, जरूरी है, बाइलिंगुअल चल रहा है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स, बंधों की बहुलकता, बंधों की बहुलकता। ठीक है, अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है त्रिज्या के, यानी कि रेडियस के। ठीक है, रेडियस के उल्टे होते, माने कि जैसे आपने लिया कार्बन, कार्बन समझा देते हैं इसको समझा देते हैं। फर्स्ट नंबर, जैसे आपने कार्बन लिया और एक कार्बन लिया, इसके बीच में जब एल्केन वाला बंध है, जब एल्केन वाला बंध है तो इसके बंध की लंबाई ज़्यादा होती है। जब इसके बंध की लंबाई ज़्यादा होती है तो यहाँ पे जो इसका भाई ये आपस में सहसंयोजक बंध बनाएगा कि नहीं, कार्बन कार्बन आपस में कैसा बंध बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है। तो यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे देखिए बंध की लंबाई ज़्यादा है, बंध की लंबाई ज़्यादा है तो मान लो दो कार्बन के परमाणु ऐसे जुड़े थे, अब बंध की लंबाई ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में जो इनका सहसंयोजक त्रिज्या होगी ज़्यादा होगी। ठीक, अगर यहीं पे एक तरफ अगर हम बात करें, एक तरफ हम बात करें, हे भगवान कलर दूसरा आ जाए, आपने कार्बन कार्बन द्वि बंध यानी कि एल्कीन ले लिया, क्या ले लिया, एल्कीन ले लिया, तो भाई यही बंध एक बार और फोल्ड हो गया कि नहीं हो गया, यही बंध क्या हो गया, एक बार फोल्ड हो गया। तो जब ये फोल्ड हो जाएगा तो यहाँ पे त्रिज्या कम हो जाएगी, मान लो ये x है और यहाँ पे जो त्रिज्या होगी, यहाँ पे जो त्रिज्या होगी वो y हो जाएगी। इसको थोड़ा सा अंदर कर देते हैं, यहाँ की त्रिज्या जो होगी वो y मान लीजिए। ठीक, अब यही कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध ला दो, ठीक है, जिसको क्या कहते हो, एल्काइन कहते हो। अब क्या हो जाएगा भाई साहब, अब हो जाएगा क्या, अब हो जाएगा ये कि इसके परमाणु और भी नजदीक आ गए। ठीक है, माने कि वही बंध को 3 बार फोल्ड कर दिए, कितने बार, 3 बार फोल्ड कर दिए, तब इसको मान लो Z है, क्या है ये, Z है। तो जब मल्टीप्लिसिटी बढ़ रही है तो इसका रेडियस क्या हो रहा है, घट रहा है, बंधों की बहुलकता बढ़ रही है, इसका त्रिज्या क्या हो रही है, घट रही है। यानी कि x की त्रिज्या ज्यादा है, दूसरे कलर से लिखते हैं जो दिखाई दे, वर्ड से लिखते हैं, x की त्रिज्या ज्यादा है y से, y की त्रिज्या ज्यादा है z से। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में समझाया है, समझ लीजिए अच्छे से, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं तो जैसे आपका मर्जी करे भाई साहब। ठीक, इसके लिए एक वर्ड लिख लो, मतलब ट्रिक के लिए मल्टीप्लिसिटी का एक वर्ड लिख लो, यम, मल्टीप्लिसिटी का क्या लिख लो भाई साहब, यम लिख लो, लिख दिया हमने, ब्रैकेट को गोला कर दिया है, मतलब उसको अभी बताऊंगा क्यों मैंने उसको यम, इसका मल्टीप्लिसिटी का पहला अक्षर लिया है। ठीक है, पहला अल्फाबेट हमने लिया है, क्यों लिया अभी बता रहे हैं। ठीक, मतलब हमें ट्रिक भी तो चलना है लेके। सेव किया, हो गया, आ जाओ, ध्यान दीजिएगा बेटा। अब हम लोग बात कर रहे हैं, अब हम लोग बात करते हैं परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, यानी कि दूसरा कारक, किसकी बात कर रहे हैं, दूसरे कारक की बात कर रहे हैं। दूसरा कारक की बात करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, कैरेक्टर, ठीक है, चलो, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, यानी कि जिसको कहते हैं आयनिक लक्षण की प्रतिशतता, आयनिक लक्षण की प्रतिशतता।
एक बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ पे आप आयनिक प्रतिशतता की क्यों बात कर रहे हैं? क्यों भाई, आयनिक कोई बंध है तो आयनिक ही है, तो उसमें प्रतिशतता से क्या लेना देना है? इस बात से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, थोड़ा सा समझ लो। मान लो कि आपने सोडियम क्लोराइड का बंध बनाया है, यानी कि ये आयनिक बंध बनाया है सोडियम क्लोराइड आपस में, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है ना। एक बात बताइए, ये भी आयन ये भी आयन आपस में बंध बनाए हैं, तो आयनिक बंध, क्या आयनिक बंध, लेकिन ये एक दूसरे को टच भी तो कर रहे हैं, ओवरलैप भी तो कर रहे हैं, तो सहसंयोजक भी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। कभी आयनिक बंध की जब आप बात करते हो तो आयनिक बंध प्योर आयनिक बंध नहीं होता है, उसमें सहसंयोजक बंध भी होता है, उसमें सहसंयोजक बंध भी होता है, पर जब आप सहसंयोजक बंध अकेले की बात करते हो तो प्योर होता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका कितना प्रतिशत आयनिक बंध है और कितना प्रतिशत सहसंयोजक बंध है। इसीलिए तो यहाँ पे कह रहा हूँ कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, यानी कि आयनिक बंध की प्रतिशतता, जो आयनिक लक्षण है इस बंध की, उसकी प्रतिशतता बंध कर रहे हैं, मतलब लेना है, प्रतिशतता ही हमें लेना है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई पूरी तरह से आयनिक बंध नहीं होते कभी भी, एक बात जान लो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब यहाँ पे जब हम आयनिक परसेंटेज की बात करते हैं, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर की बात करते हैं, ठीक है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये जो होता है ना, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी कि त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, यानी कि आयनिक क्षमता जितना ज्यादा होगी, मान लो कोई बंध आयनिक है, अगर उसमें प्रतिशतता उसके बंध की आयन की ज्यादा है, मतलब कि आयनिक बंध की प्रतिशतता ज्यादा है, ठीक है ना, आयनिक बंध की प्रतिशतता उसमें ज्यादा है, तो भाई वो आपस में बहुत ज्यादा ओवरलैप कर जाएंगे, अंदर तक परमाणु मतलब दो आयन अंदर तक आपस में बहुत ज्यादा घुस जाएंगे, तो उस केस में उसकी त्रिज्या क्या होती जाएगी भाई साहब? कम होती जाएगी। तो यहाँ पे देखो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो त्रिज्या कम होती जाती है, जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर त्रिज्या उतना ही कम। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ रहे हैं। चलिए इसको करते हैं सेव करने के बाद हम लोग बात करते हैं तीसरे कारक की। किसकी बात करते हैं? तीसरे कारक की बात करते हैं। ध्यान से लेक्चर को देखते जाइएगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है, नहीं तो सोचो ऐसे ही मुंह उठा के चले आए हैं, बस देख के चले जाएंगे। हम लोग तीसरा बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? किसकी बात करेंगे भाई साहब? हम लोग तीसरे की बात करेंगे, ठीक है, हाँ सर ठीक है। हम लोग तीसरा बात करेंगे, हाँ मल्टीप्लिसिटी हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया, किसका बताया भाई साहब? दूसरा मैंने परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बताया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स की, नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं, वो तो मल्टीप्लिसिटी में आ गया, ठीक। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नंबर ऑफ सेल्स की, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, हाँ इसकी बात कर लेते हैं। कोषों की संख्या की बात कर लेते हैं अभी। कोषों की संख्या किसकी बात करते हैं? कोषों की संख्या की अगर आप बात करते हो तो जितना ही ज्यादा कोष होगा किसी में, कोष की संख्या बढ़ेगी तो उसकी त्रिज्या भी बढ़ेगी, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि अनुक्रमानुपाती है। क्या है भाई साहब? अनुक्रमानुपाती है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अगर कोष की संख्या बढ़ेगी, कोष की संख्या बढ़ने का मतलब, कोष की संख्या बढ़ने का मतलब, मान लो आप समूह में ऊपर से नीचे जा रहे हो, समूह में ऊपर से नीचे जा रहे हो तो भाई आवर्त की संख्या बढ़ेगी, आवर्त की संख्या बढ़ेगी यानी कि कोष की संख्या बढ़ रही है। अब जब कोष की संख्या बढ़ रही है तो उसकी त्रिज्या भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये आप लोग लिखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक। और यहीं पे बता देते हैं, अच्छा इसको मिटा देंगे, सेव कर देता हूँ। लिख लिए आप लोग? ये क्या ही बात कर रहे हो भाई, जिसमें कोई कोष की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे परमाणु आते जाएंगे कोष की संख्या बढ़ती जाएगी,
तो क्या होगा भाई साहब, क्या होगा, उनकी त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी। आइए हम लोग फोर्थ नंबर की बात करते हैं, फोर्थ बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम चौथे नंबर पे बात करें तो चौथे नंबर पे हमें नाभिकीय आवेश से चलना होगा। किससे चलना होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको आप लोग किससे जेड स्टार या जेड इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। जिसको प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हो। क्या कहते हो? प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है, हाँ सर ठीक है, हाँ सर ठीक है। आ जाओ जरा। अगर हम प्रभावी नाभिकीय आवेश की बात करते हैं तो किस किस बंदे को ये पता है कि सर ने इसको पहले ही बता दिया है? ठीक है, बताया ना हमने। अगर हम प्रभावी नाभिकीय आवेश की बात करते हैं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, इसके रेडियस के, यानी कि जिसका प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा, यानी कि उसके नाभिक के प्रोटॉन जो धनावेशी थे इलेक्ट्रॉन को उतने ज्यादा खींचेंगे, और जितने ज्यादा खींचेंगे कक्षक समीप आएंगे, और त्रिज्या क्या होगी भाई साहब? घट जाएगी। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर ये तो बहुत अच्छे से आपने समझाया था पहले ही। चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा दिया जाए इन सारी चीजों को। आ जाओ, सेव करता हूं, सेव करने के बाद क्लीन कर देता हूं क्लीन। आ जाइए बेटा, आगे बढ़िए, आइए आगे बढ़िए। ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने इसमें नोटिस किया होगा कि जो मैंने पहले मल्टीप्लिसिटी बताया था, यानी कि परमाणु की त्रिज्या को प्रभाव डालने वाले कारक हमने जो पढ़ा था, उसमें पहला था मल्टीप्लिसिटी। उसको मैंने यम से लिखा था। किससे लिखा था? यम से, तो यम से लिख दो। दूसरा मैंने बताया था आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, उसको आई से लिख दो। ठीक है, और अच्छा कैपिटल आई लिखते हैं। और तीसरा मैंने बताया था नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि उसका पहला यन ले लो अल्फाबेट, नंबर ऑफ सेल्स को उसकी संख्या। फिर उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैंने बताया, यानी कि ए लिख दो। ये टर्म आपको याद होना चाहिए। किसके लिए? परमाणु की त्रिज्या पे प्रभाव डालने वाले कारक। ये जो आपको मैंने ट्रिक लिखा है ये किसके लिए है? परमाणु की त्रिज्या पे प्रभाव डालने वाले कारक। कौन कौन? मल्टीप्लिसिटी, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, नंबर ऑफ सेल्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चार हैं, मैंने इसको बताया डिटेल में। ठीक है कि नहीं? ठीक है, इसको शॉर्ट टर्म में ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, क्यों? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। आ जाओ, लिख लिए? हाँ सर लिख लिए, मिटा दे रहे हैं, हटो। आ जाओ बेटा, आगे बात करते हैं। यहीं पे अगर हम आगे बात करना चाहें, क्या करना चाहें? बात, मेरे कान में खुजली क्यों, जुकाम हो रही है, बहुत जुकाम होती है मेरे को। आ जाओ। अच्छा, मैंने आप लोगों को डिफरेंट परमाणु त्रिज्या पढ़ाया था नहीं? जैसे मैंने आपको पढ़ाया सहसंयोजक त्रिज्या, वांडर वाल त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पढ़ाया है सर। आइए जरा, आइएगा जरा। जो वांडर वाल त्रिज्या होती है, वांडर वाल त्रिज्या दो स्वतंत्र परमाणुओं अथवा अणुओं के बीच में होती है। हाँ भाई साहब, तो वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, वांडर वाल त्रिज्या, यानी कि अगर हम बात करें त्रिज्या के क्रम की, किसकी बात करें? त्रिज्या के क्रम की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। देखिएगा, वांडर वाल त्रिज्या सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद धात्विक त्रिज्या, फिर सबसे कम सहसंयोजक त्रिज्या। परंतु आप आयनिक त्रिज्या के बारे में नहीं कह सकते हो। आयनिक त्रिज्या के बारे में नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि जब धनायन बनेगा, धनायन बनेगा तो उसकी त्रिज्या घट जाएगी, और ऋणायन बनेगा तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। ये तो आपने पता ही है। हाँ भाई साहब, ये आप लोग लिखो बीएमसी, यानी कि वांडर वाल त्रिज्या सबसे ज्यादा, मेटालिक त्रिज्या यानी कि धात्विक त्रिज्या उससे कम, फिर सबसे कम क्वालिटी यानी कि सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है बेटा? हाँ सर। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में त्रिज्या का क्रम। ठीक है, आवर्त सारणी में त्रिज्या का क्रम। ठीक,
इंपॉर्टेंट है। आवर्त सारणी में त्रिज्या का क्रम ऑर्डर ऑफ रेडियस इन पेरियोडिक टेबल आइए समझते हैं इसको बेटा, आइए जरा इसको हम समझते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग बेटा साहब, ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। एक बात समझते हैं हम लोग, ठीक, कि जैसे हमसे ये पूछा जाए, क्या कहा जाए कि हम किसी आवर्त में ही आवर्त सारणी में किसी आवर्त में ही बाएं से दाएं जाते हैं। किधर जाते हैं? बाएं से दाएं। जैसे आवर्त सारणी होती है ना, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं। कैसे जाते हैं? बाएं से दाएं जाते हैं। तो आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटती है। किसी आवर्त में बाएं से, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटती है। क्या होती है बेटा? घटती है। अब आइए समझते हैं कि किसी अब एक इंपॉर्टेंट, अच्छा इंपॉर्टेंट वाला छोड़ दो, पहले हम इसको समझ लेते हैं। इसको समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों है कि बाएं से दाएं जा रहे हैं, किसी आवर्त में त्रिज्या क्या हो रही है? घट रही है। एक बात बताइए, आपने अभी जेड इफेक्टिव पढ़ा था? हाँ सर, आप हमको पढ़ाए थे जेड इफेक्टिव, यानी कि प्रभावी न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश पढ़ाए थे ना? हाँ सर पढ़ाए थे। जेड स्टार यानी कि जेड इफेक्टिव लिखो चाहे जेड स्टार लिखो, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? हाँ सर पढ़ाया था। एक बात बताओ, जब आप बाएं से दाएं जाते हो तो क्या कोषों की संख्या बढ़ती है? बताइए, कोष की संख्या बढ़ती है, घटती है या फिर स्थिर रहती है? बाएं से दाएं जाते हो आवर्त सारणी में, कोष की संख्या बढ़ती है, घटती है या फिर स्थिर रहती है? स्थिर रहती है। क्यों? क्योंकि किसी एक आवर्त में अगर आप बात करते हो तो कोष की संख्या स्थिर रहती है। क्या रहती है? स्थिर रहती है। कोष की संख्या क्या रहती है भाई साहब? स्थिर रहती है। तो एक बात बताओ आप लोग, एक बात बताइएगा, अगर कोष की संख्या स्थिर है, कोष की संख्या नहीं बढ़ रही है, परंतु उनका परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहा है। क्यों भाई साहब? परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना, यानी कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी कि नहीं? परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ही बराबर तो होता है परमाणु क्रमांक। बताइए जरा, सही है कि नहीं सही है? सही है सर। लेकिन कोष की संख्या नहीं बढ़ रही है। अब भाई कोष की संख्या नहीं बढ़ रही है तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण, धनावेश की संख्या बढ़ने के कारण जो धनावेश होगा वो इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा खींचता चला जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि धनावेश की संख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? भाई जब धनावेश की संख्या बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन को खींचते ज्यादा चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या, धनावेश की संख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? किसी आवर्त में कक्षक तो नहीं बढ़ रहे, स्थिर है। प्रोटॉन की संख्या, धनावेश की संख्या बढ़ रही है, तो धनावेश क्या कर रहे हैं भाई? सब संख्या बढ़ रही है तो और ज्यादा खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? खींचेंगे ना। तो इसीलिए किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या घटती है। क्या होती है? घटती है। याद कर लो, भेजे में घुसे लो एकदम में से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?
परमाणु की त्रिज्या क्या होगी, बाएं से दाएं जाने पर किसी आवर्त में घटेगी। क्यों? क्योंकि धनावेश की संख्या बढ़ रही है, कोष की संख्या स्थिर है, इसीलिए जब धनावेश की संख्या बढ़ रही है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, और जिसका प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है उसकी त्रिज्या कम होती है। चलो बस इसको हम लिखवा ही नहीं करेंगे, इतना अच्छे से समझाया, जाके फिर से बैठ से जाके देख लेना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या लिखे यार। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, इसकी बात कर लेते हैं दूसरे वाले पॉइंट की। तो जो हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, किसी समूह में, जो बच्चे ध्यान से नहीं सुन रहे ना तो फिर अपने साथ गद्दारी कर रहे हैं। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ती है। त्रिज्या क्या होती है बेटा? बढ़ती है, त्रिज्या बढ़ती है। मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, सिलो से, ऐसा नहीं कि भागे चला जा रहा हूँ, समझ में आना चाहिए, समझना जरूरी है। और कोर्स कंप्लीट कराने की हम लोगों की जिम्मेदारी है, आपके टाइम से पहले ही हम लोग कोर्स कंप्लीट करा देंगे। ठीक है बेटा? हाँ ठीक है। चलिए अब बात यह है कि समूह में अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो त्रिज्या क्यों बढ़ रही है, इसका रीजन बताइए। रीजन वही सेम है जैसे उसमें पढ़ा था, किसी आवर्त में जाने से, वैसे इसमें भी रीजन सेम है। सेम कैसे हो गया भाई साहब? आप अगर किसी समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो आवर्त बढ़ता है, आवर्त बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? हाँ भाई साहब, आवर्त बढ़ता है। आवर्त बढ़ेगा तो कक्षकों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अगर हम कक्षक की संख्या बात करें तो कक्षक की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अब भाई जब कक्षक की संख्या बढ़ रही है ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, हालांकि जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा, यानी कि जो होता है क्या कहते हैं उसको, जेड इफेक्टिव यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश वो भी बढ़ेगा, पर कक्षक की अपेक्षा वो कम बढ़ेगा। तो जब कक्षक ज्यादा बढ़ रहा है तो त्रिज्या भी ज्यादा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्यों? हाँ ठीक है, अच्छे से समझ में आया। मैंने यहाँ तक आपको समझाया अच्छे से, यहाँ तक मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया, यानी कि त्रिज्या वाले पार्ट को हम लोगों ने बिल्कुल बिंदास तरीके से निपटा दिया है। इसलिए ये जो लेक्चर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है इन द पॉइंट ऑफ व्यू आपके रेडियस यानी कि त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या के। ठीक है ना, इस चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप लोग पेशेंस के साथ देखिएगा। अगर नहीं समझ में आया है कहीं पे कुछ पॉइंट तो आप फिर से जाके देखिएगा, ये मेरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप दोबारा से देख लोगे। ठीक है ना, आप लोगों ने लेक्चर को प्रॉपरली अटेंड किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों ने आना है, आपका एक ऐप अभ्युदय एकेडमी क्लासेस, आपको मैं वहाँ पे क्यों बुला रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे हम लोग पॉसिबल हो पाएगा कि आपको पीडीएफ नोट्स दे सकें, वीकली टेस्ट करा सकें, ठीक है ना, कंप्लीट रिवीजन करा सकें, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड कर सकें। इसीलिए आप लोगों को ऐप पे आने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, बस नाम मात्र की फीस ली जा रही है ताकि हम लोगों का भी तो खर्च वगैरह चल सके थोड़ा बहुत, है कि नहीं? हम लोगों का भी तो पेट है, ऐसा नहीं कि भाई साहब भूखे थोड़े ना मरना है, मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत यार, सिर्फ थोड़ा बहुत, ठीक, नाम मात्र, जिसको सभी बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर ही क्यों ना हो, सारे बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं। आप लोगों को ये कोर्स खरीदना ही है, क्रांति बैच का है, 2024 आपके यूपी बोर्ड के लिए है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है यूपी बोर्ड के। क्यों? क्योंकि बाइलिंगुअल पढ़ाया जा रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ाया जा रहा है बेटा, तो इसलिए आपको अपने खूबसूरत से ऐप अभ्युदय एकेडमी क्लासेस को जरूर ही डाउनलोड करना है। ठीक है, उसमें नाम मात्र की फीस में ही आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है, वो भी बिंदास अध्यापकों के द्वारा, यानी कि एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा आप लोगों को ये कराया जा रहा है कोर्स। पीडीएफ नोट्स मिलेगा, कंप्लीट रिवीजन होगा, वीकली टेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें तो यूट्यूब पे हम अवेलेबल नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब पे तो हम आपको पूरा लेक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं, पर आपको ये सारी चीज़ें जो फैसिलिटी हैं यूट्यूब पे कहाँ पॉसिबल हो पाएगी, इसीलिए आपको
आपने ऐप पर अभ्युदय एकेडमी क्लासेस ऐप पे जरूर आना है बेटा। आप लोगों ने वीडियो को देखा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को खत्म करें। यार मैं सोचा था कि इसे मैं खत्म कर दूं पर नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा समझाना था। मुझे लगा कि इसको बच्चों को ध्यान से समझाना चाहिए, ऐसे थोड़े ना भागे चले जाएंगे, सारा कुछ समझा के जाना है, भले भी 1-2 लेक्चर हमें एक्स्ट्रा लेना पड़े। ठीक है बेटा, ठीक, आप लोग आए इसके लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।